मैंने बोला भाई साहब और भाभी दोनों की होगी, दोनों की इकट्ठी कर दी थी ऑक्सीजन की वजह से। माँ, मेरी माँ, अब कहाँ ले जाओ उनको, ये तो बता दो। जिस पे बीत रही है ये सिर्फ वो ही जान सकता है। They are all human beings. They were my patients. आपको पहले से बताया नहीं था? किसने नहीं बताया ऑक्सीजन के लिए? लैक ऑफ ऑक्सीजन माइट किल इट। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप बिल्कुल ऐसे किसी को नहीं जानते जो दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे? बिल्कुल भी ऐसे किसी को नहीं जानते जिनकी मौत अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाने के कारण हुई। फिर सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन बेड मांगने वाले वे लोग कौन थे? मोदी सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार के एक जवाब ने आप सभी को फेक न्यूज में बदल दिया है। पहले फेक न्यूज ने आपको बदला, अब आपको ही फेक न्यूज में बदल दिया गया है। क्या राज्य सरकारें लिखकर दे देंगी तो उसे संसद में जस का तस रख दिया जाएगा? जिस संसद को जनता की आवाज कहा जाता है, क्या यह वाकई जनता की आवाज है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से अस्पतालों में तड़प कर मर गए वो कौन थे? क्या वे फेक न्यूज थे? एक काम कीजिए, अपने घर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ दीवार की तरफ मुंह कर खड़े हो जाइए। जोर जोर से 101 बार चिल्लाइए कि हाँ हाँ, स्वास्थ्य मंत्री की बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। उसके बाद कमरे से निकलकर बाहर सड़क पर आ जाइए, जोर जोर से बड़बड़ाते हुए भागने लगिए कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन, अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट, अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट, अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुरफिटे मूंग, अपर दी गड़गड़, अपर दी गड़गड़, अपर दी गड़गड़। इस तरह बड़बड़ाते हुए पेड़ पर चढ़ जाइए और ऐलान कर दीजिए कि मैं ना अखबार पढ़ना चाहता हूं, ना न्यूज चैनल देखना चाहता हूं, मैं दरख्त पर ही रहना चाहता हूं। पेड़ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अंदर से इतना गुस्सा आता है कि मतलब क्या कर दूंगा, मैं समझ नहीं आता। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे मॉम डैड भी जानते थे मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने कर भी रखा। मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्यों हॉस्पिटल्स वालों को बचा रही है। हो जान दो, लोग हो रहे हैं तो गलती करिए तो लोग होंगे ना हॉस्पिटल। जब वो कह रहे हैं ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन था तो इतने पेशेंट्स की डेथ क्यों हुई? तो झूठ बोल रहे यार अपने सरकार को बचाने के चक्कर में। अभी इस टाइम पे भी इनको पॉलिटिक्स दिख रही है, ये नहीं दिख रहा कि देश बर्बाद हो रहा है। इनके पास फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं, ये अपने आप पॉलिटिक्स के चक्कर में सब कितनी फैमिलीज बेघर हो गई हैं। हर कोई फैमिली वाला अपने मेंबर से अभी मिल के जा रहा है, कोई आधे घंटे पहले मिल के जा रहा है, कोई 15 मिनट पहले मिल के गया है। उनको कॉल आता है कि एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, और डेड बॉडी दिखाते हैं सबको उनकी। और वहाँ भी आपको बताया कि ऑक्सीजन नहीं थी उनकी? हाँ जी, यही बोला डॉक्टर ने कि ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे। जब से लोगों ने सुना कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, हर दूसरा आदमी मंटो के टोबा टेक सिंह की तरफ बड़बड़ा रहा है। वह सच और झूठ के पाले में जाने से घबरा रहा है, बड़बड़ाने लगा है। लोग भूल गए हैं कि अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे थे। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों के मरने की खबर सिर्फ अखबार की खबर नहीं थी जो रद्दी में बदल गई। जिन 12 लोगों की मौत तड़पने से हुई, उनके परिजन आज भी सिसक रहे हैं। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से 25 लोगों की मौत की खबर आज भी परिजनों के जहन में गूंज रही है। गंगाराम अस्पताल में भी 25 लोगों के ऑक्सीजन की कमी से मरने की खबर आई थी। जून के पहले हफ्ते में क्या दिल्ली सरकार भी एक झूठा फैसला बता रही थी कि जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, तब दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान कैसे कर दिया होगा?
यह भी भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट तक में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहस चली और एक नेशनल टास्क फोर्स बना। चंद ज्ञात घटनाओं को ही जोड़ दीजिए तो ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या 178 से अधिक हो जाती है। यही नहीं, समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर न मिलने से कितने लोग मरे इसका कोई हिसाब नहीं होगा। क्या मई के महीने में एक रविवार इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट भी झूठी छपी, जिसमें उन लोगों का ब्यौरा छपा है जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। इन सब के नाम, इन सब के चेहरे क्या झूठ हैं। 49 साल के ऑटो रिक्शा चालक चिरंजीत गेरा की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। बेटे गौरव ने झूठ बोला क्या कि उन्हें बताया गया अस्पताल में कि ऑक्सीजन नहीं था और पिता की मौत हो गई। 57 साल के संजय सेठ बत्रा अस्पताल में भर्ती थे, वहां उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी के भाई संजय ने बताया कि अस्पताल ने ही परिवार को बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। संजय सेठ की मौत लापरवाही से हो गई। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि वे मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। वेणुगोपाल ने अपने सवाल में यह नहीं पूछा था कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं। उनका सवाल था कि क्या यह सही है कि दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार का लिखित बयान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग से नहीं बताया है। सवाल है कि क्या राज्यों से अलग से पूछा गया था? क्या केंद्र को अपने स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, नहीं मिल सकती थी? कोरोना के समय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है। इसके तहत इस मामले में ज्यादातर अधिकार केंद्र के पास है। मौत की गिनती कैसे होगी, दवाओं की गाइडलाइन कैसे होगी, केंद्र तय कर रहा था, राज्य भी कर रहे थे। क्या केंद्र ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की अलग से गिनती की जाए? क्या कहा था या पहले से तय फॉर्मेट में ही मौतों की गिनती होती रही? केंद्र बताए कि किस किस राज्य सरकार ने उसके पूछे जाने के बाद यह कहा कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, नाम बताए। कोरोना की दूसरी लहर में लोग मरे नहीं, उनका नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के बाद भी प्रधानमंत्री सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। प्रवीण पवार के बयान और प्रधानमंत्री की शाबाशी में कोई अंतर नहीं है। Madam, what happened the other day, the tragedy took place where we lost 20 precious life. And the 20s are not, madam, just the statistical number. They are all human beings. They were my patients. They were my responsibility. They came on faith of Dr. Baruja and Jaipur Golden Hospital. And where did I put my faith? The government of India, Delhi government, that they will give me the oxygen. ये दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के प्रबंध निदेशक का बयान था जो आपने सुना। वो हाईकोर्ट में भी कह चुके हैं। सौरभ शुक्ल ने ऑक्सीजन से हुई मौतों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो एनडीटीवी इंडिया पर 30 मई को चली। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए सौरभ ने बत्रा अस्पताल के डॉक्टर SCL गुप्ता से बात की, जो मेडिकल डायरेक्टर है। मूलचंद अस्पताल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मधु हांडा ने भी माना था कि ऑक्सीजन कम हो गया था। और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। पर 15 मिनट ऐसा भी हुआ जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। जिनके पास जो सिलेंडर्स मिल सकते थे, बगल से मिल सकते थे, मजीदिया हॉस्पिटल से ला सकते थे, यानी कुछ भी इस दुनिया में पॉसिबल था जो कर सकते थे वो हमने किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो 15 मिनट्स, आधा घंटे हमारे पास ऐसा रहा जब तक हमारी आपूर्ति हुई करीब 2000 लीटर की, तब तक हमारे 12 पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। मेरे को अभी वही लगता है कि वो पायलट को कैसे लगता होगा अगर वो उसका फ्यूल रन हो रहा है और इंजन जा रहा है और उसकी कंधों पे 200 लोगों की जान है, उसको कैसे लग रहा होगा। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, उनके परिजन हाईकोर्ट चले गए हैं। परिमल ने एरिक मैसी से बात की है, जिनकी मां की मौत जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। गलती तो हर जगह ये मतलब स्टार्टिंग से ही आप देख लीजिए। पहली बात तो किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद कवर अप पे कवर अप पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने करा था एक कमेटी बना के कि डेथ्स जो हुई हैं वो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हुई हैं, ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि कोमॉर्बिडिटी की वजह से डेथ। हाँ, कल हम देख रहे हैं, वी वर ऑलवेज शॉक्ड। जो हमारा जो ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने सारे फैमिलीज से, इनफैक्ट नॉट जस्ट हमारे केस में, अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों ने अपने फैमिली वालों को खोया है, फ्रेंड्स को खोया है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो सबका यही कहना था। एंड वी वर वेरी शॉक्ड कि मतलब हाउ कैन दे इवन से दैट। एंड यहाँ पे गलती तो मतलब कहाँ से शुरू करें। हाईकोर्ट से क्या आप लोगों ने अर्जी लगाई है, कितनी फैमिलीज हैं?
हम 8 फैमिलीज़ हैं, हमने यही कहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, एक CBI लेड इंक्वायरी हो, SIT लेड प्रोब हो, कोर्ट मॉनिटर्ड हो। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि जिन लोगों की मौत कोविड से हुई है और उन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं, तो भी उनकी मौत कोविड की मौत में गिनी जाएगी। हम और आप नहीं जानते हैं कि राज्य सरकारें मौतों की गिनती केंद्र को किस रूप में भेज रही हैं। क्या बीमारियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर मौत का डेटा भेजा जा रहा है? केंद्र राज्यों से केवल कुल मौतों की संख्या मांगता है, या राज्य समय समय पर अपने फॉर्मेट में नए कारणों को भी जोड़ते हैं कि इन कारणों से भी कोविड के मरीज की मौत हुई है? क्या आपकी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट शेयर की गई, कोई डेटा शेयर किया गया सेंटर के साथ में कि इतनी मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी की वजह से? देखिए, डाटा को फिक्स करने के लिए तो कमेटी बनाई थी ना। अच्छा। अब मान लो मैं कह दूं कि जी इतने नंबर ऑफ डेथ हुई, फिर आप मुझसे उनका नाम पूछेंगे, उनका एड्रेस पूछेंगे, किस अस्पताल में हुई थी, कब हुई थी, तो सारी चीज़ें फैक्ट आते हैं ना। जिस कमेटी को हमने इसी काम के लिए बनाया था, जिसको केंद्र सरकार ने LG साहब से भंग करा दिया। और क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई डेटा मांगा गया है इससे संबंधित? क्या कुछ रिकॉर्ड मांगे गए हों कि जिससे पता चल सके कि ऑक्सीजन की कमी से ये स्थिति बनी थी देश के अंदर? अगर वो मांगना होता तो कमेटी क्यों भंग कराते? अगर उनको इसकी जानकारी चाहिए होती, अगर वो इतने ट्रांसपेरेंट होते, अगर उनको ये डिक्लेयर नहीं करना होता कि कोरोना में एक भी ऑक्सीजन की डेथ नहीं हुई। देखो, ये तो जनता को भी पता, आपको भी पता है। क्या केंद्र ने राज्यों से सवाल पूछा कि ऑक्सीजन से कितने मरे हैं, या जो कुल संख्या पहले से भेजी गई उसी को जवाब मान लिया गया? 12 मई के टाइम्स ऑफ इंडिया में गोवा के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे का बयान छपा है। गोवा मेडिकल कॉलेज में भोर के पहले कई मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई। 16 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि 12 मई से 16 मई के बीच 83 लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। 7 मई को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि चेंगलपट्टू जिले में ऑक्सीजन की कमी के कारण 13 लोगों की मौत हुई है। क्या इसके बाद भी मोदी सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री कह सकती हैं कि ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई? 4 दिन होगा भर्ती थे, ऑक्सीजन की कमी से होगा और उनको डोज नहीं दिया। अच्छा। हाँ, वो डोज कैसे देते सूचना मिली ऑक्सीजन की कमी आप लोगों को? हमको 6 बजे से ऑक्सीजन की कमी है, बता रहा है, यही नहीं है ऑक्सीजन। अच्छा। हाँ, फिर क्या किया आप लोगों ने? हमने कि हम बाहर से ऑक्सीजन ला दें, किले बाहर की ऑक्सीजन नहीं लगेगी किले। हाँ, फिर उसके बाद वेंटिलेटर पे हटा दिया, उसके बाद आधे घंटे बाद किले खत्म हो गए। अच्छा। हाँ, उसके आधे घंटे बाद कितने लोग खत्म हुए होंगे आप लोगों के देखते देखते? हमें 8-10 लोग खत्म हुए मेरे सामने। ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही कम होता गया और इस तरह तड़प के मरे हैं, ये बहुत ही भयावह स्थिति है। इतना तड़प के मरे हैं, कोई व्यवस्था नहीं, कुछ नहीं। ये उन लोगों की आवाज सुनी आपने जो 18 और 20 अप्रैल को अनुराग द्वारी ने भोपाल और शहडोल से भेजी थी। यहां के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से करीब 20 लोगों की मौत हो गई, यह खबर आई थी। प्रशासन इनकार करता रहा, लेकिन परिजन बताते रहे कि उनके मरीज कैसे तड़पकर मर गए। अपनी इस रिपोर्ट में अनुराग द्वारी ने नरसिंहपुर के एक अस्पताल से भी ऑक्सीजन की कमी का जिक्र किया था। चार दिन होगा भर्ती थे, ऑक्सीजन की कमी से होगा और उनको डोज नहीं दिया। ये लोग झूठे हैं, ऐसा केंद्र और राज्य सरकारें मानती है। भोपाल के हेमंत और सोनी कुशवाहा झूठे हैं, जिनके माता पिता की हफ्ते भर में मौत हो गई। इन 4 दिनों में हम सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूरे भोपाल में हम सर्च करते रहे, कहीं हमको बेड अवेलेबल नहीं मिले। सब ना ऑक्सीजन ना नॉर्मल। अपनी कमियां को किसी ने माना ही नहीं है, बल्कि और जनता पे ही थोप दिया गया है उस चीज को, और हर चीज से सरकार ने हाथ खड़े करे हैं। अनेकों कहानी हमारे सामने, तो रोज हम देखते थे कितनी कैजुअलिटी होती थी, रोज की रोज 16, 18, 25 बॉडी निकलती थी। ये सिलसिला हमने 13 तारीख से लेके देखा 30 तारीख तक। प्रांशु के पड़ोसी लक्ष्मण मोहाबे ने कार में दम तोड़ा। प्रांशु भी झूठ बोल रहे हैं। ऑक्सीजन बेड तो दे दिया था नाम के लिए कि आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन, पर मतलब अवेलेबिलिटी थी नहीं ऑक्सीजन की, कह तो दिया था उन्होंने। सरकार ने तो कह दिया कि ऑक्सीजन था, सब फैसिलिटी प्रोवाइड हुई, पर जिनको सामने देखा कैसे मान लें अपन कि ऑक्सीजन पहुंचा था उन तक? जिनको नीड था उनको तो पहुंचा नहीं। कटनी में कावसजी वार्ड की बेबी बाई कोरी की कोरोना से मौत हुई। पति पहले चल बसे थे, 5 बच्चे बस इंसाफ की उम्मीद में हैं। सरकार के बयान से दुखी हैं। झूठी बोले, क्योंकि हमारी माँ थी, हमको पता है ना। मेरी माँ की मौत ऑक्सीजन की वजह से हुई, उनको ऑक्सीजन कहीं नहीं मिला, हम लोग भटकते रहे।
सरकार शायद मानती होगी कि होशंगाबाद के राजेश, जिन्होंने अपने भाई और मां दोनों को खो दिया, कहते हैं शहर भर में ऑक्सीजन तलाशा, नहीं मिला, वो भी झूठ बोल रहे होंगे। आज 2000 चीज के 10,000 भी देने को तैयार, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिली, जिससे मेरे भाई की मृत्यु हो गई और मेरी माँ का भी यही परेशानी से 8 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रही। ऑक्सीजन की समस्या रही, लेकिन माँ भी नहीं बचा सके। हम ये कभी भूलेंगे नहीं कि सरकार के प्रति हम भारी गंभीर हैं। सबसे पूछा ऑक्सीजन की व्यवस्था करने, हमारे देवर जी इस अस्पताल घूमते रहे, कहीं कोई व्यवस्था नहीं हुई। गरीब फैमिली, मजदूर फैमिली, हम कहाँ ले जाते, किससे सहायता लेते, कोई सामने नहीं आया उस समय। अप्रैल में शहडोल, भोपाल, हर जगह से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें सामने आई। प्रेम केवलानी के भाई पवन नहीं रहे। सुबह 4 बजे हल्ला हो गया कि ऑक्सीजन नहीं है और हम अंदर जाना चाहते रहे, नहीं जाने दिए। जब किसी तरह से हम अंदर गए तो देखे तो बॉडी ठंडी थी। गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारी ऑक्सीजन की कमी की वजह से ये सब चीजें नहीं हुई, ये गलत है। हमने खुद देखा, अपने भाई की बॉडी को हमने खुद पैक करवाया। और कई लोगों के रिश्तेदार सामने आए हैं, शायद सरकार को ये भी झूठे लगते होंगे। ये पूर्णतः झूठ है। मेरी मां की मृत्यु ऑक्सीजन की कमी से के कारण ही हुई है। सुबह 6 बजे तक सर 7 लोग मेरे वार्ड में, जहाँ पे मेरे भैया थे, वो उस वार्ड में 7 लोग की डेथ हो चुकी थी और शाम होते होते मेरे ख्याल से 16 लोग की उस दिन मृत्यु हो गई ऑक्सीजन की वजह से। वैसे जो बात केंद्र ने संसद में कही है, मध्य प्रदेश सरकार महीने भर पहले हाईकोर्ट में कह चुकी है, मंत्री जी भी फिर दोहरा रहे हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। राज्य सरकार ने प्रथम सप्ताह में अपना एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे जिलों में जिनमें शिकायत थी ऑक्सीजन की कमी की, वहां पर ऑक्सीजन की कमी का कोई मामला नहीं था। अब जब हुक्मरानों ने कोर्ट में कह दिया, संसद में कह दिया, तो ये सारे चेहरे झूठे ही लगेंगे, है ना सरकार? कोई भी सरकार, केंद्र की हो या राज्य ने रिपोर्ट भेजी हो, जब ये कहती है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, तो ऐसे परिवारों का जख्म फिर से हरा हो जाता है। भोपाल में अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और राजू बाथम के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। उम्मीद थी कि बीजेपी और सरकार इस जवाब में सुधार करेगी, लेकिन संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो गया है कि सरकार ने अपने तर्क तैयार कर लिए हैं। अब सरकारी तौर पर यही रहेगा कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन पे ऑक्सीजन मैनेज किए और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। कल जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, और आज उस बेशर्मी को और अंडरलाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, सीनियर नेता संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और जैसी उनकी और उनके बाकी बीजेपी नेताओं की आदत है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं तो किसी चीज की जिम्मेदारी लेने की वजह से, कहीं ये समझने की वजह से कि गलती कहां हुई थी, बस झगड़ना शुरू कर देते हैं। केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। अगर मनीष सिसोदिया इस बात को लेकर आक्रामक हैं कि मोदी सरकार ने अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की, तो फिर उन्हें ऑस्ट्रेलिया की इस खबर को पढ़ना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने, जिनका नाम स्कॉट मॉरिसन है, उन्होंने कोविड के टीकाकरण की धीमी शुरुआत की जवाबदेही स्वीकार की है। लखनऊ के मोहित कुमार और प्रिंस कुमार का यह इंटरव्यू सभी सांसदों को देखना चाहिए। 61 साल के शंकर दयाल ऑक्सीजन के लिए कैसे तड़पते रहे, इसके जानने के बाद भी कोई सरकार कह सकती है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है? काफी हॉस्पिटलों में दौड़े हैं, मतलब पूरे लखनऊ में हर तरफ गए, कोने कोने हॉस्पिटल में सब, कहीं कोई बेड नहीं खाली था, ना कहीं ऑक्सीजन भी अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। फिर इधर उधर हम लोग बहुत दौड़े भागे, तब जाके वही मान के चलिए दोपहर में हम लोगों को 12-1 बजे तक सिलेंडर वो भी मिल पाया। मतलब आप 5 बजे उनको यहाँ ले आए? हाँ। और सिलेंडर आपको मिला है 7 घंटे बाद? हाँ। एक सिलेंडर? एक सिलेंडर। ठीक है।
फिर उसके बाद उसको लगाया गया है, फिर उसके बाद हमको नेक्स्ट दूसरा सिलेंडर भी अरेंजमेंट करना पड़ा था, वो तो कंटिन्यू चलेगा नहीं, ख़त्म होना था उसको। दोनों लोग से जानना चाहूँगा, आपने शायद अखबार में पढ़ा हो आज कि सरकार ऐसा कह रही है कि उनके पास राज्यों की तरफ से कोई ऐसा डेटा या कोई डिटेल किसी की नहीं आई है कि किसी शख्स की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई हो। अगर इतनी आसानी से ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाती उस वक्त, तो जिस लाइन में हम लोग लग रहे थे वहाँ 10-10, 12-12 घंटे के लिए नहीं लगना पड़ता हमें। जितनी रिक्वेस्ट कर सकते थे, हाथ पैर जोड़ा, सब कुछ किया, पर किसी भी हॉस्पिटल में ना ऑक्सीजन अवेलेबल थी और ना ही बेड। अभी तक हम नहीं जानते कि दूसरी लहर में कितने लोग मरे हैं। दुनिया भर के विशेषज्ञ, जिनमें भारतीय भी हैं, कई बार बता चुके हैं कि भारत में मरने वालों की सरकारी संख्या सही नहीं है, उससे कहीं ज्यादा लोग मरे हैं। भारत के ही कई अखबारों ने तरह तरह से आंकड़े रखे कि दूसरी लहर के नरसंहार में मरने वालों का आंकड़ा झूठा है, सही नहीं है। अदालतों ने भी फटकार लगाई है सरकारों को। इसके बाद भी सरकार के लिए मरने वालों की संख्या का मामला मामूली भूल चूक सुधार लेनी देनी का ही बना रहा। आपने कितनी खबरों में देखा कि कोविड से मरने वालों की संख्या सरकार और शमशान के ही दूसरे दस्तावेजों के मुकाबले काफी कम है। अरविंद सुब्रमण्यन तो भारत के ही आर्थिक सलाहकार रहे हैं, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की है। अभिषेक आनंद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं और जस्टिस सेंडुफर, इन तीनों ने मिलकर एक आंकड़ा तैयार किया है। इन आंकड़ों को लेकर 3 तरह से अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश का जो सरकारी आंकड़ा है मरने वालों का, उसमें शक की काफी गुंजाइश है। सरकारी संख्या तो यही है पूरे भारत की कि कोविड से भारत में 4.25 लाख से कम लोग मरे हैं, लेकिन अरविंद, अभिषेक और जस्टिन की रिपोर्ट बताती है कि एक संभावना, एक आकलन के अनुसार 34 लाख मरे हैं और एक आकलन के अनुसार 47 लाख से अधिक लोग भारत में मरे हैं कोरोना से। सोचिए, 47 लाख लोगों की मौत हुई है और बताया जा रहा है 4.25 लाख। 40 लाख लोगों का हिसाब नहीं मिल रहा। अभी तक मरने वालों की संख्या को लेकर सवाल ही उठ रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। जब मरने वालों की संख्या 47 लाख से 4 लाख की जा सकती है, तो इसका मतलब है अब फेक न्यूज का काम खत्म हो गया। लगातार प्रोपेगेंडा से लोगों की यह हालत हो गई है कि वे अब दूसरी सूचनाओं को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। दिमाग वही स्वीकार करने लगा है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहती है। इसलिए अब आपको किसी न्यूज की जरूरत नहीं है। आपके सामने मौत हुई है, लाश पड़ी है और सरकार कह सकती है कि वो जो मरा हुआ है दरअसल मरा हुआ नहीं है, और आप उसे एनआरआई अंकिल को व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर बता सकते हैं कि कोई नहीं मरा है। सांसद मनोज झा ने फिर भी कुछ कोशिश की है। कोई भाषण की शक्ल में नहीं है, एक शोक संतप्त गणतंत्र के एक अदना नागरिक समझिए या एक जनप्रतिनिधि समझिए, उसकी ओर से कुछ बातें कही जा रही हैं। और सबसे पहले माफीनामा उन तमाम लोगों को जिनकी मौत को भी हम एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं, जो हम जान ही रहे हैं कि वो मारे गए। तो ये माफीनामा सर सिर्फ मेरा नहीं है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि मई के महीने में मैंने 6 आर्टिकल लिखे। संसद चल नहीं रही थी, कहां अपनी शिकायत ले जाते, किससे कहते। मुझे भाजपा के मित्रों ने, कई साथियों ने कॉल किया, बधाई दी। मैं उनका भी एहतराम करता हूं और कहता हूं कि ये भरोसा इस सदन का है कि हम सबको एक साझा माफीनामा उन लोगों के नाम भेजना चाहिए जिनकी लाशें गंगा में तैर रही थी। किसी ने कह दिया ये, किसी ने कह दिया वो। सर, दूसरी चीज, मैंने कल सेक्रेटरी जनरल साहब से बात करने की कोशिश की, बाकी जगह भी। किसी 2 सत्र के बीच में सर 50 लोगों की ऑबिचुअरी आज तक कभी नहीं हुई संसदीय इतिहास में। राजीव सातव की उम्र थी जाने की इस दुनिया से। रघुनाथ महापात्रा जब मिलते थे गले लगाते थे, बोलते थे जय जगन्नाथ। अचानक में वो नहीं है। ये पीड़ा व्यक्तिगत है, आंकड़ा मैं नहीं कहना चाहता हूं, मेरा आंकड़ा, तुम्हारा आंकड़ा, अपनी पीड़ा में आंकड़ा ढूंढिए। एक व्यक्ति नहीं है इस देश में, इस सदन में, सदन के बाहर, उस सदन में, जो ये कहे कि उसने किसी जानने वाले को ना खोया हो। सर, पीड़ा कह सकता हूं। ऑक्सीजन के लिए लोग फोन करते थे, हम अरेंज नहीं कर पाते थे। लोग समझते हैं सांसद है, ऑक्सीजन पिछा देगा। 100 फोन में पूरे दिन में शाम को बैठ के देखते थे, सक्सेस रेट 2, सक्सेस रेट 3। हमको कौन सा आंकड़ा कोई बताएगा साहब? हमको नहीं, किसी आंकड़े की बात नहीं करनी है।
हमें देखना है कि जो लोग गए वो जिंदा दस्तावेज छोड़ के गए हैं हमारे फेलियर का। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं साहब, आप कहिएगा 70 साल में कुछ नहीं हुआ, मैं उसमें जाना ही नहीं चाहता। ये कलेक्टिव फेलियर है 47 से लेके अब तक की सारी सरकारों का। क्या बना दिया हमने, मुझे पता नहीं था कि अस्पताल और ऑक्सीजन का क्या रिश्ता होता है सर। ईमानदारी से कहता हूं, मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूं। सुबह से लोगों को दिखता था ऑक्सीजन ऑक्सीजन रेमडेसिविर, मैं तो दवाइयों के नाम तक शुरू में सर प्रोनाउंसिएशन चेक किए कि कैसे उच्चारण करूंगा। ये हालत, और तब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं, तब हम ये बात कर रहे हैं थैंक यू फलाना साहब, चिलाना साहब। सर मैं यहां से निकलता हूं, बहुत बड़ा विज्ञापन लगा हुआ है, मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त राशन, मुफ्त इलाज। सर एक मिनट, मैंने किसी नहीं, प्लीज आई डोंट वांट माय टाइम। मैं किसी दल की ओर से आज नहीं बोल रहा हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं मैं लाखों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो यहां बोलना चाहते हैं। अब मेरी बात सुनिए, आज शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, ये वेलफेयर स्टेट है ना। एक साबुन की टिकिया अगर कोई गरीब गांव में खरीद रहा है ना सर, तो अडानी अंबानी के बराबर का करदाता है। आप उसको कह रहे हो मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन। नहीं साहब, कुछ मुफ्त नहीं है, उसका स्टेट है, इस वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट है। उसको आप डिनाइग्रेट मत करिए, डेमोनाइज मत करिए, उसे बौना मत बनाइए, ये आग्रह है मेरा। बहुत बड़ी बड़ी बातें नए नए कानून की हो रही है। राइट टू हेल्थ की बात क्यों नहीं करते हम लोग? राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, उसमें कोई किंतु परंतु लेकिन परंतु नहीं, सीधे तौर पे स्वास्थ्य का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। राइट टू लाइफ के साथ लिंक करिए, किसी अस्पताल की मजाल नहीं होगी कि वो उस खिलवाड़ कर पाए उस राइट टू लाइफ का, करना नहीं चाहते। राइट टू वर्क, उस पर काम करिए। पॉपुलेशन को लेकर के बहुत बातें हो रही हैं साहब, डेमोग्राफी को डेमोग्राफर्स को छोड़ दीजिए, बड़ा संश्लिष्ट विज्ञान है, लेकिन ये हम कर सकते हैं इस सदन और उस सदन में। राइट टू लाइफ, राइट टू वर्क पर लेजिस्लेशन लाइए ताकि कोई आपदा आए। अभी तो हमारे लीडर ऑफ हाउस नहीं है, नए नए बने हैं, उनसे मैं कहता जब वो रेल मंत्री थे, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लोगों को निकाल दिया गया। इसी कोरोना काल में मैंने लगातार आवाज उठाई, कोई सुनने वाला नहीं है सर, कोई नहीं सुन रहा। अगर आप सांसद की नहीं सुन रहे हैं तो जो छोटे अदना संविदा वाले नौकरी से निकाले गए उसकी कौन सुनेगा सर। एक और अद्भुत चीज हुई इसी कोरोना के दौरान, माननीय उपसभापति महोदय, जब हाहाकार मचा हुआ था हॉस्पिटल के लिए, आईसीयू बेड्स के लिए, दवाइयों के लिए, यह हाहाकार जब मचा हुआ था, उस दौर में सर कई चीजें हुई, जिसमें से एक जो महत्वपूर्ण चीज मैं जिसका जिक्र करूंगा, उस हाहाकार में सरकारें, मैं सिर्फ केंद्र को नहीं कह रहा हूं, कई राज्य सरकारें भी नदारत थी। वो 1.5 महीना कैसे बिताया है इस मुल्क ने, हमारे सदन के कोई लोग बड़े मुश्किल से बच के आए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, पूरे देश ने वो वक्त कैसे बिताया है, नाइटमेयर की तरह लगता है सर, डरावना लगता है। एक मेरा स्टूडेंट पढ़ा है, वह 37 साल का, हॉस्पिटल का बेड जब तक मैंने अरेंज किया वो दुनिया छोड़ के जा चुका था। मैं इसलिए बार बार इसको इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें व्यक्तिगत पीड़ा को ढूंढिए, तब हम इसका निदान ढूंढ पाएंगे। मेरी नाव तुम्हारी नाव, मेरा काल तुम्हारा काल, ये तो बहुत कुछ हुआ, इस भौकाल से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। उस बीच में कहा गया कि सरकारें फेल नहीं की, सिस्टम फेल कर गया। अरे साहब, ये सिस्टम कौन क्या है? बचपन से सुनते थे कि सिस्टम के पीछे व्यक्ति होता है, सिस्टम के पीछे एक संरचना होती है। अगर वो सिस्टम फेल किया है, चाहे दिल्ली में या किसी गांव की गलियों में, तो वहां की सरकारें फेल की। सिस्टम का नाम इसे मत दीजिए, क्योंकि यही वो सिस्टम बनाते हैं। मैंने एक शिकायत नहीं की सर, किसी से नहीं, किससे शिकायत करेंगे? आहत हूं, जगाना चाहता हूं स्वयं को भी, आपको भी, क्योंकि अगर गंगा में तैरती लाशें, सर जिंदगी में डिग्निटी चाहिए, मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। हमने अनडिग्निफाइड डेथ को विटनेस किया है, और अगर हमने इसको दुरुस्त नहीं किया सर, आने वाली सदियां माफ नहीं करेगी। आप बड़े बड़े इश्तेहार छपवाओ, अखबारों के 4 पन्ने रंग दो, फलाना थैंक यू सर,
इतिहास को थैंक यू कहने का मौका मिलना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद साहब। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पार्टी के सांसदों से कहा है कि लोगों को सच बताते रहें, वरना झूठ जगह ले लेगा। क्या प्रधानमंत्री इसी सच की बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा? फिर तो प्रधानमंत्री का सच फैल ही जाना चाहिए और जल्दी ही कानून बनाकर सारे झूठ को सच घोषित कर देना चाहिए। सत्य को भी आराम मिल जाएगा। बाकी आप ब्रेक ले लीजिए। क्या ममता बनर्जी केंद्रीय राजनीति में दखल देने की तैयारी कर रही हैं? आज कोलकाता में शहीदी दिवस के मौके पर उनके एक कार्यक्रम को तृणमूल कांग्रेस के नेता उसी तरह से पेश कर रहे हैं। Government of India collected 3.7 lakh crores from the public pocket, and where they are spending this money? नरेंद्र मोदी को जनता के पैसे से जासूसी न कराने की नसीहत। पेगासास ढुके गए। बांग्ला के साथ साथ हिंदी बोलती ममता बनर्जी का रंग कुछ बदला हुआ था। उन्हें मालूम था कि उनके इस ऑनलाइन भाषण का प्रसारण देश के कई हिस्सों में हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी भी जासूसी हो रही है और वो अपने फोन पर प्लास्टर लगा कर रखती हैं। Now because of Pegasus, can you imagine? I have done one thing. I am showing you. देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया। क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा तुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। हर साल होने वाले इस शहादत दिवस कार्यक्रम में रैली के बाद इस साल तृणमूल के अलावा विपक्ष की 8 पार्टियों के नेता भी शामिल रहे। कांग्रेस से पी चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह, एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सूले, सपा से जया बच्चन और राम गोपाल यादव, आरजेडी से मनोज झा, शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, टीआरएस के केशव राव और शिरोमणि अकाली दल से बलविंदर सिंह भुंडर समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने 1993 में कोलकाता में पुलिस की गोली में मारे गए युवा कांग्रेस के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजनीतिक गलियारों में ममता बनर्जी के भाषण को आने वाले दिनों में राष्ट्रीय राजनीति में ममता की सक्रिय भूमिका के तौर पर देखा जा रहा है। आप ममता बनर्जी के समर्थन में आए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी ममता बनर्जी को सक्रिय होना चाहिए? क्यों नहीं, क्यों नहीं। मैं तो चाहूंगी कि कोई महिला आए। बिल्कुल। और उन्हें विपक्षी दलों को लीड करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसा लड़ाई करने के लिए हम लोग तैयार है। लेकिन विपक्ष को एकजुट करने की बात कर रही ममता की रैली में लेफ्ट को न्योता नहीं था। हॉल लीडर लोगों को जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, जवाब देना चाहिए। क्यों? हालांकि पेगासस जासूसी मामले में लेफ्ट ने भी हाई लेवल इंक्वायरी की मांग की है। फ्रांस में प्रोब ऑर्डर किया, इधर प्रोब नहीं एक्सेप्ट कर रहा हमारा सरकार। क्यों? अपोजिशन पार्टीज का डिमांड है यह थरो प्रोब होना चाहिए, मॉनिटर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट जज या जेपीसी। इस स्कैंडल को छोड़ना नहीं। फिलहाल ममता बनर्जी 25 जुलाई को मुख्यमंत्री फिर से बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रही हैं। वो चाहती हैं कि 27 जुलाई या 28 या 29 जुलाई को विपक्ष के नेताओं की बैठक दिल्ली में हो। इसके अलावा कोलकाता में रैली करके वो सोनिया गांधी सहित कई नेताओं को बुलाना चाहती हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने के बाद ये पहला मौका था जब ममता बनर्जी ने वर्चुअल माध्यम के जरिए कई राज्यों में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। ममता बनर्जी चाहती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले विपक्ष को एकजुट होना चाहिए और उन्होंने अपने भाषण में ये साफ संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में वो राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली हैं। दिल्ली से राकेश सिंह के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आप सभी को ईद की शुभकामनाएं। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।